एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, किसी एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के अराउंड में अगर हम कहते हैं कि वो रिवॉल्व करता है, तो जब वो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या एनर्जी होता है या उस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या एनर्जी होता है, उसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है। अभी ये एक्सप्रेशन निकालने के पहले आपको थोड़ा सा बेसिक टर्म जो है वो पता होना चाहिए। और यहाँ पे आगे में कौन सा टर्म आने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आने वाला है। और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये टर्म समझने के लिए हम सबसे पहले कौन सा टर्म देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये उसी तरीके का रिलेटेड है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, जैसे आप अर्थ लेते हो तो अर्थ के सराउंडिंग में, सपोज वी कंसीडर दिस इज अर्थ, तो अर्थ के सराउंडिंग में हमें पता है कौन सी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। और ग्रेविटेशनल फील्ड होने के बावजूद किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप बोल सकते हैं, कोई भी पॉइंट वो हो सकता है, वहां पे पोटेंशियल आपको दिखाई देगा। किसी पॉइंट पर क्या हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है। उस पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं V से। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड अगर रहता है तो ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट पर क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पर होता है उसका वैल्यू होता है दैट इज V इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाय R। ये वैल्यू याद रखना। इसमें G क्या इंडिकेट करेगा, तो G इंडिकेट करेगा यहां पे जितना भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सराउंडिंग में होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज G। M इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। और R क्या रहेगा, ये सेंटर से वहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज R। अब किसी पॉइंट पर मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना रहेगा, और अगर उस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर उस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो अब उस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है, और उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है U से। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसका रहेगा, तो अभी उस ऑब्जेक्ट का रहेगा। द ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका मास स्मॉल m जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, U इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज V एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, दैट इज U इज इक्वल टू V इंटू M। ये पोटेंशियल किसका है, ये पोटेंशियल उस ऑब्जेक्ट पर है, और किसकी वजह से बन रहा है, तो अर्थ की वजह से बन रहा है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से या अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को मिल रहा है। ठीक है, वो कितना होता है, इतना होता है। अब वैसे ही अगर चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल है, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मान लो कि एक न्यूक्लियस है। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज फॉर द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया, तो ये भी क्या बताएगा, इसके आजू बाजू में ऐसा, इसके आजू बाजू में ऐसा, ये क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा। देयर इज अ पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल वी इंडिकेटेड हियर। किससे इंडिकेट कर रहे हैं, V से। इसके भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया आपने या कोई भी चार्ज पार्टिकल लिया, उसके सराउंडिंग में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो कुछ पोटेंशियल भी बनाएगा, किसी भी पॉइंट पर कम ज्यादा बना सकता है, पर पोटेंशियल रहेगा। अब वो पोटेंशियल है, ठीक है, और कोई पार्टिकल अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आता है, कोई भी पार्टिकल आप बोल सकते हैं। जैसे अभी हम क्या, कौन सा पार्टिकल बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर किसी उस पॉइंट पर आ जाता है जहां पे कुछ पोटेंशियल है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया, तो अभी इसके ऊपर में क्या दिखाई देगा आपको, कुछ पोटेंशियल एनर्जी दिखाई देगा।
और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मान लो आपने U से लिखा, या फिर बुक में अगर आप देखोगे तो वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी करके दिया हुआ है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऐसा, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे V से ही इंडिकेट कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किससे, V से इंडिकेट कर दिया गया है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है उसका चार्ज कौन सा है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है, तो ये कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, तो आप यहाँ पे निगेटिव, वी नो दैट इसके ऊपर में आप E प्लस लिखते हो और इसके ऊपर में आप E माइनस लिखते हो, तो यहाँ पे आप माइनस ऑफ E जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो बनता है उसका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है, ध्यान देना, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वो चार्ज पार्टिकल, दैट चार्ज पार्टिकल, ये जो है ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर में चार्ज क्या है, तो दैट चार्ज इज E डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये डिस्टेंस मान के चलो, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है, तो R लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, समझ में आया क्या, सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो यही फॉर्मूला जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो या U से इंडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे UG लिखना है, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो G से कर दो, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलना है तो UE करके भी इंडिकेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू, V का वैल्यू क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है E, ये दिख रहा है E डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, माइनस ऑफ E। ठीक है, माइनस ऑफ E, क्लियर है ये, इंडिकेट Z एटॉमिक नंबर, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, इट मींस दैट देयर आर सम नंबर ऑफ, मतलब एग्जैक्टली दैट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बराबर है, ये भी रहेगा। आपको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय Z। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, Z करना पड़ेगा। सो आई होप कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे लिखते हैं या किस तरीके से फॉर्मूला रहेगा वो आपको समझ में आया होगा, इसका यूज है अपने इस टॉपिक में। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्रेशन, तो वो जो एनर्जी है अभी टोटल एनर्जी आप बोल सकते हैं वो कितना रहेगा ऑर्बिट में, वो निकालना है। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एक न्यूक्लियस, लेट अस कंसीडर दिस इज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हम ऐसा बोलेंगे। ओके, मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर में चार्ज क्या रहेगा, E माइनस रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो आप बोल सकते हैं दैट इज E प्लस, यहाँ पे चार्ज रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ मास रहेगा, तो वो मास जो है वो हम m से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो है कुछ डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस जो है हम r से इंडिकेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूव करेगा, मान के चलते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, सो इट हैज अ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बताएगा, दैट वेलोसिटी इज इंडिकेटेड बाय v। अभी यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है, मतलब आपको इस इलेक्ट्रॉन का बेसिकली टोटल एनर्जी निकालना है। और किसी भी पार्टिकल पे जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, तो वो होता है उस पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है प्लस उसी पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अगर ये दो चीज आपने पता कर लिया तो इन दोनों का एडिशन कर देना और उससे निकल जाएगा उस पर्टिकुलर पार्टिकल का टोटल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उसका और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी भी निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालोगे और ऐड करोगे तो जो टोटल एनर्जी निकलने वाला है उसमें एक टर्म आएगा, ये है आर टर्म आएगा।
आर क्या है, इसका रेडियस है, और आर जो टर्म आएगा तो उसमें रेडियस का जो कंप्लीट फॉर्मूला हमने इसके पहले दिखाए थे वो पूरा फॉर्मूला आपको पुट करना है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमने रेडियस निकाले थे फॉर्मूले के फॉर्म में वो रेडियस में पहले ही लिख देता हूं, ठीक है। दैट इज आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला था, इनटू एन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। तो जब आगे चल के आर की वैल्यू आएगी तो उसकी जगह पे हम पूरा ये जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे, ठीक है। अब जो है हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम बोर्स का पहला पोस्टुलेट है वो यूज करेंगे, ठीक है। बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ठीक है, यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हैं टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे according to Bohr's first postulate, according to the Bohr's first postulate क्या कहता है कि whatever the centripetal force which is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां पे लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है दोनों के बीच में का, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका चार्ज दैट इज ई स्क्वायर आप बोल सकते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सो देयर इज अ टर्म z, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो देयर इज अ टर्म z, एटॉमिक नंबर आप इसका बोल सकते हैं, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दैट केस z ई स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है z से। अब यहां पे आप देखोगे तो ये r और ये r, एक r यहां से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इतना बनेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको पहले पोस्टुलेट से निकालना है उसका काइनेटिक एनर्जी, यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो यहां पे दिख रहा है आपको एम वी स्क्वायर, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं फ्रॉम बोथ साइड तो यही एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हम यहां पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन, ठीक है, बाय 1/2 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ से हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये बनेगा इट इज 1/2 एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहां पे बनेगा 1/2 मतलब ये 1/8 हो जाएगा, 4 2 8, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि एक आर तो यहां से कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, यही क्या है काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू, ये लिखेंगे हम 1/8 पाया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या पूरा एक साथ लिखना है तो लिख सकते हैं दैट इज जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाया एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। या अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या बताया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वहां पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर क्या काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल लिए, अभी इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहता है, अभी मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया, सीधा ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं टू फाइंड, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलो। सो पोटेंशियल एनर्जी ये फाइंड करने के लिए आप यहां पे लगाओगे अकॉर्डिंग टू कौन सा, इलेक्ट्रिक, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो दैट इज यू बोलो, या यहाँ पे सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी है वो बोल दो। ये कितना रहेगा, वॉट एवर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, बराबर है। वो चार्ज क्या है, तो माइनस ऑफ ई है, ठीक है। वो चार्ज कौन सा है, माइनस ऑफ ई है। और पोटेंशियल कितना होता है, तो पोटेंशियल होता है 1/4πε0 इनटू ई डिवाइडेड बाय आर, और यहां पे आएगा माइनस ऑफ ई, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा -1/4πε0 इनटू ई इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पे जो टर्म आएगा आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे z जो है इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा z ई स्क्वायर, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम कर देंगे ऐड, ठीक है। अब ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ओके। अब टोटल एनर्जी निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ये है z ई स्क्वायर, दिस इज z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8πε0 इंटू आर, बराबर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो -1/4πε0 इंटू z ई स्क्वायर, ठीक है, या एक ही इसमें लिखा तो भी चलेगा, z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है वो निकाल लो। तो यहां से देखो z ई स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, ऊपर नीचे में देखो यहाँ पे πε0, देखो यहाँ से 4 निकल जाएगा कॉमन, 4 अगर निकालते हो कॉमन 4πε0, और यहाँ से r कॉमन निकाल रहे हो, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1/4 2 8, है ना, यहाँ पे 4 2 8 हुआ ना, तभी तो 4 निकाला अपन ने, 2 हो गया, और यहाँ पे आएगा माइनस, इधर में से ये पूरा ही निकल गया, देखो 4πε0 r भी निकल गया, z ई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, ओके। नाउ दिस इज 2 1s are 2, ठीक है, 1 - 2 इज -1, ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको, z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर विच इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं आप 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिखेंगे, 1 - 2 इज व्हाट, -1 होगा, तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 होता है तो आप इसको लिखोगे -z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 4s are 8, तो यहां पे लिख देंगे डायरेक्ट 8πε0 इंटू आर। सो दिस इज टोटल एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आर, अपन आर का वैल्यू भी, ये जो आर का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है वो आगे चल के आपको ये आर का वैल्यू भी वहां पे पुट करना है, ठीक है। तो उसका जो है वो मैं इधर में सॉल्व करा देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको देंगे इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है, और इसको दे देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, ठीक है। सो देयरफॉर 4 वाला इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू क्या बनेगा,
माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाया एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू आर है तो आर की जगह पे ये पुट करना है। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं ब्रैकेट में, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर, तो चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं एन स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब ये देखो, ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा लिखेंगे दैट इज टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, देखो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर, और नीचे में आएगा ये पूरा टर्म ऊपर वाला ऐसा आएगा 8 पाया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये आएगा एच स्क्वायर, ये आएगा एन स्क्वायर, और ये नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर, है ना, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये कैसा लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं, इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, पाया पाया गेट कैंसिल, और कुछ यहाँ पे e इंटू ई रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज z, और यहाँ पे कोई और कुछ कैंसिल, z इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये दिख रहा है z इंटू जेड क्या होगा, z स्क्वायर हो जाएगा, e इंटू ई रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे है m, ये लिख देते हैं हम, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या मिल रहा है 8 एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, और ये h स्क्वायर, ठीक है, और ये जो n स्क्वायर है इसको हम लिख देते हैं 1 बाय n स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब और हाइड्रोजन एटम निकालना चाहते हो तो z का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस, यू कैन राइट दिस इज m e रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो ये पूरा वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, h का वैल्यू भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट पूरी वैल्यूज आप पुट करते हो तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो वो वैल्यू रहेगा दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 13.6 ऐसा ये पूरा वैल्यू मिलेगा, और इनटू क्या लिख सकते हैं आप 1 बाय n स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, समझ में आ गया, और उस कांस्टेंट की पूरी वैल्यू कितनी आती है, तो 13.6 इतनी आती है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपने निकाला है किसके लिए है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। हाइड्रोजन एटम में z का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, यहाँ पे n जो है इसका वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम है तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, और अगर 1 लेते हैं तो पहले ऑर्बिट के लिए आपको ये एनर्जी मिल जाएगा दैट इज 13.6, ठीक है, EV बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 13.6 क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी रहता है। 1 वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट बोला, हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट बोल दिया, तो पहले ऑर्बिट में कितना एनर्जी रहेगा, इसमें कितना एनर्जी रहेगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में। अब कोई दूसरा आइटम लोगे तो उसमें आपको z का वैल्यू उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन के लिए ही इसके अबो ऑर्बिट का अगर एनर्जी चाहिए होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इस यहाँ पे आता है, तो इन दैट केस आपको ये सेकंड ऑर्बिट में भी होगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर ये 13.6 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है, 13.6 क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो आपको उसका सेकंड इसका जो एनर्जी है ना, यहाँ पे अगर रहता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो देखने को मिलेगा दैट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑर्बिट लेते हो, मान लो थर्ड ऑर्बिट लेते हो, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाइड्रोजन ही है, लेकिन मान लो कि वो थर्ड ऑर्बिट में आ जाता है, ये होता है ऐसा केस कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से
थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट या कहीं पे भी ऊपर में भी जंप कर सकता है अगर उसको एनर्जी मिलती है तो। अगर ऐसी सिचुएशन है थर्ड ऑर्बिट में है, n = 3 में है, तो अब इसका जो एनर्जी आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से दैट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 3 9 हो जाएगा। तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए इतना एनर्जी आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहां पे एक चीज नोट करना है, जब आप नंबर सिस्टम में जाते हो तो नंबर सिस्टम में ये 0 लिखते हो, 0 के बाद में 1 2 3 4, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और अगर यहाँ पे आपको दिखा -1 -2 -3 इस तरीके से अगर दिख रहा है, तो भी आप ये क्या बोल सकते हैं कि इधर से जब लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? ये माइनस साइन क्या बोल रहा है कि बहुत छोटा है ऐसा दिखाता है, और इधर वाले जैसे -4 है और -3 अगर आपने लिया तो -3 से भी छोटा कौन है, -4 है। -4 से बड़ा कौन है, -2 है, -1 है। समझ में आ रहा है? ये बड़ा हो गया इधर में। तो अब यहाँ पे देखो आप -13.6 बोल रहा है, -3.4 बोल रहा है, -1.4 बोल रहा है। 13 बहुत इधर, -13 बहुत इधर, फिर आएगा -3, फिर आएगा -1। तो बेसिकली एनर्जी कैसा हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ऑर्डर में जाते हो, हायर ऑर्डर्स में जाते हो या हायर ऑर्बिट्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एनर्जी क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी इंक्रीजिंग, एनर्जी इंक्रीजिंग, इंक्रीज होते हुए दिखेगा। यहाँ पे एनर्जी जो है कम रहेगा, उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में उससे ज्यादा एनर्जी रहेगा, उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में उससे भी ज्यादा एनर्जी रहेगा। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे का। आई होप ये जो टोटल है ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। निकाल लो इसका फोटो।